1990 में टीना नाम की एक महिला अमेरिका में अकेली ड्राइव कर रही थी। उसने पीछे प्लेट नंबर 2 फैन 321 की नीली कार देखी। वह वास्तव में डर गई और गैस पर कदम रखती थी। निकटतम सराय में मदद पाने की कोशिश करती थी कि आसपास कोई नहीं था। नीली कार भी सराय में रुकी और चालक खंजर और डक्ट टेप लेकर बाहर निकला। डरते हुए टीना सराय के पीछे खाली जमीन पर भाग गई और वह आदमी उसका पीछा करता रहा। सौभाग्य से वह एक ट्रक चालक की मदद लेकर भागने में सफल रही। कुछ सप्ताह बाद कर्न काउंटी शेरिफ के कार्यालय से डिप्टी शेरिफ जे डीकन को उनके बॉस ने लॉस एंजल्स काउंटी शेरिफ विभाग से हत्या के सबूत के रूप में कुछ खूनी जूते लेने के लिए कहा था। डीकन लगभग 15 साल तक वहां काम करता था और शीर्ष पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता था। फिर 5 साल पहले बेकर्सफील्ड में स्थानांतरित हुआ। जब डीकन ला पहुंचे तो कप्तान फेरिस के नेतृत्व में हत्या प्रभाग को आइटम की जांच करने की जरूरत थी। उन्होंने उसे अगले दिन तक बने रहने को कहा। जब वह वहां था तो वह कुछ पुराने काम करने वाले दोस्तों से मिला और जिमी नाम के एक जासूस से मिला जो 4 पीड़ितों के साथ एक सीरियल मर्डर केस पर काम कर रहा था। लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि यह किसने किया, भले ही पहली हत्या 2 महीने पहले हुई थी। उस सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिमी अपने साथी जासूस साल और एक अन्य जासूस के साथ अपराध स्थल की ओर चला गया। उन्होंने डीकन से अपराध स्थल की जांच करने के लिए भी कहा। हत्या एक अपार्टमेंट में हुई और पीड़िता जूली नाम की एक अद्भुत लड़की थी। उसकी कलाई तार से बंधी, सिर सफेद प्लास्टिक में लपेटा और हर जगह खून था। अपराध स्थल का सामना करने वाली खिड़की के साथ अपार्टमेंट के सामने कमरे की जांच की। वहां एक कुर्सी थी। इसका मतलब अपराधी ने जूली की जासूसी करने के लिए कमरे का उपयोग किया हो सकता है। वह चुप हो गया क्योंकि उसने जूली के शरीर को देखा जिसने पिछले हत्या की याद दिलाई। उसने 2 नग्न लड़कियों को बड़ी चट्टान के खिलाफ सफेद प्लास्टिक से चेहरे को ढकते हुए देखा। रोंडा, लाल बालों की क्लिप वाली महिला, जॉगिंग के बाद अपने प्रेमी के साथ घर चली गई। एक भूरा कार उसके पीछे चली और तब से वह गायब है। अगले दिन डीकन के बॉस ने कहा कि सबूत बेकर्सफील्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर जिमी ने डीकन से स्टैन नामक अपराधी से पूछताछ की बात की। लोगों ने कहा कि उसे अपराध स्थल के पास एक इमारत से जुली की जासूसी करते हुए 2 बार पकड़ा गया था। स्टैन ने कहा कि वह शामिल नहीं था, पर जब जिमी ने मैरी का जिक्र किया तो वह तंग हो गया, जैसे डीकन देख रहा हो। जिमी ने अपने चालक दल को स्टैन और मैरी के बीच क्या चल रहा है पता करने को कहा। इस बीच रोंडा के माता पिता पुलिस के पास गए क्योंकि वह लापता थी। ला में काम खत्म करने के बाद डीकन ने फ्लो से मिलने का फैसला किया, जो जूली पर पोस्टमार्टम कर रहा था। अब तक फ्लो को जूली के गाल पर काटने के निशान, माउथ वॉश, उसके मुंह में अवशेष और सबूत मिले हैं कि उसकी मृत्यु के बाद किसी ने जूली का पैर मुंडा लिया था। इसके अलावा जूली ने मारे जाने से पहले एक बड़ा भोजन खाया था। जिस तरह से हत्या की गई थी उसके आधार पर ऐसा लग रहा था कि जूली मामले में 5वीं पीड़िता हो सकती है। फ्लो को लगा कि जूली का हत्यारा अपराध स्थल पर वापस आ सकता है और उसके शरीर को दरवाजे की ओर कर सकता है। तब डीकन ने फ्लो से उस मामले की फाइल मांगी जिसे उसने पहले काम किया था, क्योंकि जिस तरह से जूली मिली उसे पुराने मामले की याद दिलाई। फ्लो फाइल देने पर सहमत हुई, लेकिन उसने कहा कि दोपहर के भोजन के दौरान नए मुद्दों को हल करने में मदद नहीं करेगी। उसने उसे जूली के अपार्टमेंट की चाबी दी ताकि वह खुद अपराध स्थल की जांच कर सके। एक बार डीकॉन जूली के घर पहुंचे। मकान मालिक ने बताया कि रेफ्रिजरेटर 1 महीने से खराब था। उसने किसी को इसे ठीक करने के लिए बुलाया था, लेकिन जूली इससे पहले कि वे इसे सुलझा सकें। चारों ओर देखते हुए डीकन को उस अन्य हत्या के मामले का एक फ्लैशबैक मिला जो उसने जासूस साल और कैप्टन फेरिस के साथ काम किया। क्योंकि देर रात थी, डीकन ने निकटतम सराय में ठहरने का फैसला किया। बोरी को मारने से पहले उन्होंने 3 पीड़ितों की तस्वीरें पेश की, जिनमें मैरी, जिमी की महिला का जिक्र स्टैन से किया गया था। जब उसने तस्वीरों को देखा तो डीकन ने उनके सामने तीनों पीड़ितों की तस्वीर लेना शुरू कर दिया। कप्तान फेरिस ने कार्यालय में जिमी से डीकन से दूर रहने के लिए कहा और बताया कि 5 साल पहले डीकन को तबादला दिया गया था क्योंकि उसने खुद को एक मामले पर काम करने से जला लिया था। सिर्फ 6 महीने में डीकन ने 3 दिल की सर्जरी की, तलाक दिया और पुलिस बल से निलंबित कर दिया गया। फेरिस ने बताया कि जिमी को डीकन की जगह लेने के लिए लाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि स्टैन को डेकन के काम से बाहर होने से 1 रात पहले मृत पाया गया था और मरम्मत की दुकानों की पुस्तक की जांच कर रहा था। उसे वहां जूली के बारे में कुछ नहीं मिला, तो वह अगली दुकान पर गया और तकनीशियनों की एक सूची मिली जिन्हें जूली के स्थान पर जाना था, लेकिन रद्द कर दिया गया था।
दूसरा, माधवी के आदमी की उंगलियों के निशान उस जगह के प्रिंट से नहीं मिले जहां वे जो सोचा था कि जूली ने किया था। जिमी ने फिर लापता लड़की रोंडा के घर की जांच की और उसकी मां ने उल्लेख किया कि रोंडा ने हमेशा लाल बालों की क्लिप पहनी थी। उस रात नदी में उन्होंने जो लड़की तैरती पाई वह हकीकत में रोंडा नहीं थी। डीकन अपराध स्थल पर गया और जिमी से मिला, जो मैरी के बारे में जानना चाहता था क्योंकि स्टैन का नाम सुनने के बाद मर गया था। डीकन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जूली के अपार्टमेंट के पास काम करने वाले तकनीशियनों की एक सूची दी। जिमी हैरान था कि क्यों 15 साल के बाद डेकन को शहर में पदोन्नत किए बिना दूसरे शहर में भेजा गया। लेकिन एक बार फिर डीकन सीधा जवाब नहीं देना चाहते थे। अगले दिन जिमी को अपने सहकर्मी ने अनसुलझे मामले के 3 पीड़ितों के बारे में सूचित किया। डीकन क्रैक नहीं कर सका। इनमें मैरी थी। वे सभी एक ही काम में थे और उन्हें एक ही तरीके से मार दिया गया। नशीली दवाएं दी गईं और फिर चाकू मारा गया। बाद में एक बार में जिमी और डीकन मामले के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अब 6 पीड़ितों की हत्या की गई थी। उसी तरह चाकू मारा गया, मुंह बंद और हाथ बांधे गए थे। इसका मतलब यह है कि अगर एक ही व्यक्ति ने सभी हत्याएं की तो वे अपनी कार पर बहुत मील दूर करते, क्योंकि उन्होंने इतनी यात्रा की। डीकन ने कहा कि हत्यारे ने शायद इसे लात मारने के लिए किया, क्योंकि सभी पीड़ितों को कपड़े उतारे गए थे लेकिन छुआ नहीं गया था। जिमी ने यह भी उल्लेख किया कि जूली के पेट में भुना हुआ बीफ था, भले ही वह शाकाहारी थी। बाद में जिमी ने डेकन से मैरी और पुराने मामले में अन्य 2 पीड़ितों की मौत की उनकी निरंतर जांच के बारे में पूछा, भले ही यह 5 साल से बंद हो गया था। डीकॉन ने तब जिमी को लॉस एंजल्स की सूखी नदी में अपराध स्थान पर ले जाकर दिखाया, जहां पीड़ितों के छुरा घाव और उनके सिर सफेद प्लास्टिक से ढके मिले थे। डीकॉन उस समय अपने दोस्तों जासूस साल और कैप्टन फेरिस के साथ था। पुराने मामले को बंद कर दिया गया क्योंकि वे संदिग्ध नहीं पा सके, लेकिन डीकन इसे फिर से देखना चाहते थे क्योंकि ला मामले में पीड़ित की हालत पुराने मामले की समान थी। जिमी ने तब उल्लेख किया कि डीकन ने पहले दिए गए तकनीशियनों की सूची में से 2 लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड थे। शाम को डीकन एल्बर्ट के घर गया, जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड वाले तकनीशियनों में से एक था। उसने एल्बर्ट की कार को देखा और देखा कि उसमें बहुत मील है। एल्बर्ट आने पर डीकन ने पूछा कि माइलेज क्यों इतना ऊंचा है और ट्रंक को जांचना चाहा, क्योंकि अंदर एक कार ब्रोशर देखा था। एल्बर्ट ने जोर देकर कहा कि ब्रोशर अलग कार का है और डेकन को अपने ट्रंक से दूर रहने को कहा। डीकन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह जा रहा था, लेकिन जैसे ही एल्बर्ट अपना कचरा फेंकने गया, डीकन ने कूड़े के बैग के माध्यम से जासूस करने का मौका जब्त किया। उन्होंने जासूस साल से यह जांचने के लिए भी कहा कि क्या एल्बर्ट ने हाल ही में अपनी कार बेची थी। डीकन ने फ्लो को चेकआउट करने के लिए कचरे से बचे हुए पिज्जा को लाया। फ्लो ने देखा कि काटने का आकार जूली के शरीर पर काटने के निशान से मेल खाता है। यह दर्शाता है कि एल्बर्ट जूली की मृत्यु के साथ कुछ हो सकता है। डीकन को लगा कि एल्बर्ट कुछ प्लान कर रहा था, खासकर क्योंकि मरम्मत की दुकान के पास भुना हुआ बीफ संयुक्त था और जूली की पेट में भी भुना बीफ था जब वह मरी थी। डीकन ने दिन भर एल्बर्ट पर नजर रखी और उसे वेदी पर भोजन रखते देखा। अगले दिन राजमार्ग पर एल्बर्ट ने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। भागने की कोशिश करने के बजाय वह जानबूझकर एक कम व्यस्त एसटी पर मुड़ा। फिर उसने उस व्यक्ति का सामना किया जो डिकन बन गया, यह दिखाने के लिए कि वह उससे डरता नहीं था। इसके कुछ देर बाद डीकन ने जिमी से सुना कि ला मामले में दूसरा पीड़िता राजमार्ग पर मील 467 के पास मिला, जहां एल्बर्ट ने पहले यह मोड़ बनाया था। बहुत से लोग उस यूटर्न को नहीं जानते थे, लेकिन एल्बर्ट ने किया। इसने सिर्फ डीकन को और अधिक सुनिश्चित कर दिया कि हत्या के पीछे एल्बर्ट था। जांच के बाद एक कंपनी ने एल्बर्ट के नाम पर 2 हफ्ते पहले छोड़ी गई कार पाई। एल्बर्ट को अब घर पर गिरफ्तार किया गया है और पुलिस अधिक पूछताछ करेगी। इस बीच फिल्म की शुरुआत में वह महिला का पीछा किया जा रहा था। टीना पुलिस स्टेशन में पीछा की रिपोर्ट दे रही थी और एल्बर्ट दिखते ही टीना ने उसे देखा। जब पुलिस ने सवाल पूछे तो एल्बर्ट बिल्कुल नहीं डर रहा था, जैसे वह इंतजार कर रहा हो। उन्होंने बेतरतीब ढंग से उल्लेख किया कि उन्हें अपराध के बारे में पढ़ना पसंद है और हमेशा खबरों से जुड़ा रहता है। उन्होंने बताया कि उसकी कार चोरी हुई थी और उसने पुलिस को रिपोर्ट की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर जब उन्होंने उसे पीड़ितों की तस्वीरें दिखाईं तो उसने कहा कि उसने ऐसा बिना हिले नहीं किया। पूछताछ के दौरान एल्बर्ट कितना शांत था। डिकन लगभग शांत हो गया और गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन उसके साथ ही पुलिस ने उसे समय पर रोक दिया। इस बीच जब टीना ने उस व्यक्ति की तस्वीरें देखी जिसने उसका पीछा किया, तो तुरंत कहा कि वह एल्बर्ट था।
लेकिन उसके बयान का इस्तेमाल नहीं किया जा सका क्योंकि उसने अल्बर्ट को पहले गिरफ्तार करते देखा था, जिससे उसके आरोप प्रभावित हो सकते थे। क्योंकि मामले में कोई प्रगति नहीं हुई, कप्तान फेरिस ने जिमी को सूचित किया कि FBI 2 दिनों में पदभार संभालेगी। इसे ध्यान में रखते हुए जिमी ने डीकन से मिलने का फैसला किया, जहां पिछले मामले से 3 पीड़ितों की तस्वीरें अभी भी दीवार पर थीं। तभी डीकन ने जिमी को अल्बर्ट के अपार्टमेंट की तलाश करने के लिए राजी किया, क्योंकि वह आश्वस्त था कि अल्बर्ट ला मामले और पुराने मामले दोनों में संदिग्ध था। जिमी ने सहमति दी, भले ही इसका मतलब बिना वारंट के अवैध तलाश करना था, क्योंकि सबूत अभी मजबूत नहीं थे। जिमी ने अल्बर्ट से कैफे में मिलने और पूछताछ के लिए माफी मांगने को कहा ताकि वह बाहर आ सके। अल्बर्ट के चले जाने पर डीकन अपार्टमेंट में जासूसी करने घुस गया। अंदर डीकन को एक फोटोग्राफिक डार्क रूम, एक पुलिस रेडियो मिला जो जब भी पुलिस का पीछा होता था, और एक बॉक्स कालीन के नीचे छिपा हुआ था जो महिलाओं की घड़ियों और हत्या के मामलों के बारे में अखबार की क्लिपिंग से भरा था, जिसमें एक पुराने मामले के बारे में एक शामिल था। दूसरी ओर जब वह कैफे में पहुंचा और जिमी कहीं नहीं मिला, अल्बर्ट को पता था कि यह एक सेटअप था और निश्चित था कि उसके घर की अवैध तलाशी ली जा रही है। तो उसने पुलिस को बुलाया और अपने घर में एक अधिकारी के बारे में गलत रिपोर्ट की, ताकि डीकन और जिमी को अवैध गतिविधि में पकड़ा जा सके। डीकन ने पुलिस के आने के बारे में सुना और छत के माध्यम से भागकर भाग गया। अगले दिन जिमी ने डीकन को बताया कि अल्बर्ट अपनी कार चोरी के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि पुलिस उसकी रिपोर्ट लिखना भूल गई। उन्होंने यह भी कहा कि अल्बर्ट 5 साल पहले पुराने मामले के लगभग 6 सप्ताह बाद डिट्रॉयट गया था, जिसने उनकी कार में उच्च माइलेज की व्याख्या की। जिमी और डीकन ने फैसला किया कि वे अल्बर्ट पर नजर रखेंगे कि वह क्या कर रहा है। यह अजीब था कि भले ही उसकी कार ठीक काम कर रही थी, अल्बर्ट ने एक क्लब में बस ले ली। पूरे दिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ जब तक कि डीकन दुकान जाने के लिए नहीं चले। अचानक फोन बज गया और अल्बर्ट दिखाई दिया। जिमी इतना चौंक गया कि उसने अपनी बंदूक निकाल ली और अल्बर्ट से पूछा कि रोंडा कहाँ है। खतरे को महसूस करते हुए अल्बर्ट आखिरकार यह दिखाने के लिए सहमत हो गया कि रोंडा कहाँ है, लेकिन उन्होंने कहा कि डीकन साथ नहीं आ सकता। जिमी अंततः अल्बर्ट की कार में चली गई। सौभाग्य से डीकन ने उन्हें देखा और तुरंत उनका पीछा किया। अल्बर्ट वास्तव में छाया लग रहा था जब वे कहीं नहीं के बीच में विशाल खाली जगह पर पहुंचे। उसने इंगित किया कि उसने रोंडा को कहां दफनाया, और फिर उसने जिमी को इसे खोदने के लिए कहा। जिमी अल्बर्ट के प्रयासों के लिए तैयार था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अल्बर्ट सिर्फ उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था और उसे ठीक से याद नहीं था कि उसने उसे कहां दफनाया। जिमी को रोंडा का शव नहीं मिला। तब अल्बर्ट ने कहा कि उसने किसी को नहीं मारा। जिमी जहां अल्बर्ट ने इशारा किया वह खुदाई करता रहा, लेकिन जब अल्बर्ट ने अपने परिवार को उठाया तो वह गुस्सा हो गया। उसने अल्बर्ट को फावड़ा से मारा और गलती से उसे मार डाला। डीकन के आने के तुरंत बाद और अल्बर्ट का बेजान शव पाया, उसने जिमी से दफनाने के लिए एक गहरा छेद खोदने के लिए कहा, जब वह स्थिति को सुलझाने में मदद करने के लिए शहर गए। डेकन उस पुराने मामले को 5 साल बाद भी नहीं भूल सकता। जब उन्हें शव मिले तब उसने सोचा कि उसने अपराधी को सुना और गलती से मैरी को मार डाला, जो वास्तव में हत्या की गवाह थी। कैप्टन फेरिस, जासूस साल और फ्लो ने उसे कवर करने में मदद की, और फ्लो ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को झूठा किया। लेकिन तब से डीकन की मानसिक स्थिति अस्थिर रही है और इसने वास्तव में उनके स्वास्थ्य और परिवार पर प्रभाव डाला है, खासकर क्योंकि असली अपराधी को कभी पकड़ा नहीं गया था और वह मैरी के साथ जो हुआ उसके लिए अपराध से परेशान था। डीकन अल्बर्ट के पास गया और सभी चीजें एकत्र की, यहां तक कि गलीन के नीचे छिपे बॉक्स भी। दुर्भाग्य से यह सब होने से पहले अल्बर्ट ने बॉक्स में सामान फेंक दिया था। यह वास्तव में खराब है क्योंकि यह सबूत का एक प्रमुख टुकड़ा था जो उसे हत्या के अपराधी से जोड़ता है। डीकन ने अल्बर्ट की कार एक बेघर व्यक्ति को दी। फिर उसने अपनी कार में सारी चीजें रख दी और अल्बर्ट को दफनाने के लिए खाली जगह पर वापस चला गया, भले ही उसे यकीन था कि अल्बर्ट वही था जिसने ऐसा किया। उन्होंने जिमी से कप्तान फेरिस को बताने के लिए कहा कि अल्बर्ट का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उन्हें संदिग्ध घोषित नहीं किया गया था। डीकन ने जिमी को छुट्टी लेने और ऐसा दिखाने के लिए कहा कि कुछ भी नहीं हुआ। उसने जिमी को चेतावनी दी कि छोटी चीजें उसके जीवन को गड़बड़ कर सकती हैं, जैसा कि उसके साथ हुआ। पूरी बात खत्म होने के बाद डीकन आखिरकार खुद से शांति बना सके और उस पुराने मामले को छोड़ सके। उसने केस फाइल को अपने होटल के कमरे में छोड़ दिया और मालिक ने उसे कचरा कर दिया। जहां तक केस बुरे आदमी के लिए, वे अभी भी नहीं जानते थे कि यह कौन था, लेकिन डीकन ने कहा कि जिस आदमी ने सोचा था अल्बर्ट ने शहर छोड़ दिया था। जिमी अल्बर्ट से बाहर होने पर घटना से छुटकारा नहीं पा सका, जिसने हमेशा उसे परेशान महसूस किया, यहां तक कि जब वह अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश कर रहा था। फिल्म के अंत में डीकन ने अल्बर्ट की जगह से अपने पटरियों को कवर करने के लिए सारी चीजें जलाईं।